निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। आपको भी ये जिंगल सुनते ही बचपन याद आ गया? क्योंकि ये सिर्फ एक एड नहीं, एक कल्चरल और नॉस्टैल्जिक मोमेंट को याद दिलाता है। 80s से 90s में हर टीवी, हर रेडियो और हर घर में बस एक ही नाम घूमता था, निरमा। एक ऐसा ब्रांड जिसका मार्केट शेयर कभी 60% था, लेकिन आज सिर्फ 5% रह गया है। तो आप सोचेंगे कि एक ऐसा ब्रांड जो हर घर का हिस्सा बन गया था, वो एकदम से गायब कैसे हो गया। आज हम इसी स्टोरी को समझेंगे, निरमा का राइज और उसका फॉल। द राइज ऑफ निरमा। ये कहानी शुरू होती है 1969 में, गुजरात के एक छोटे से घर से। करसन भाई पटेल, जो एक केमिस्ट थे, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे। क्योंकि उनकी सैलरी कम थी, इसलिए फैमिली के लिए काफ़ी नहीं थी, तो उन्होंने एक साइड बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर वॉशिंग पाउडर निरमा का ब्रांड बनाया। निरुपमा एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी और उनके नाम को अमर बनाने के लिए इस ब्रांड को ये नाम दिया गया। पर आगे चलकर ये मूव ही इस ब्रांड की ताकत बन गया। इसकी शुरुआत काफी सिंपल थी। करसन भाई सुबह साइकिल पे निकलते थे, प्लास्टिक के सैशेज में येलो पाउडर भर के घर घर बेचने लगे। उसका दाम था सिर्फ 3.5 रुपए किलो, जबकि उस समय सर्फ एक्सेल 15 रुपए किलो पर बिकता था। मतलब पहले जो डिटर्जेंट सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर पाते थे, वही प्रोडक्ट अब मिडिल क्लास भी परचेज करने लगे। और यहाँ सिर्फ प्राइस का ही एडवांटेज नहीं था, करसन भाई ने ट्रस्ट बिल्ड किया, एक बोल्ड गारंटी के साथ। अगर पाउडर काम ना करे तो पैसा वापस। ये एक ऐसी बात थी जो कंज्यूमर्स ने पहले कभी नहीं सुनी थी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी उन्होंने एक स्मार्ट मूव खेला। रिटेलर्स निरमा रखने को रेडी नहीं होते थे, तो करसन भाई ने अपनी कुछ लेडी कस्टमर्स को भेजना शुरू किया शॉप पे निरमा मांगने। शॉपकीपर्स को लगा डिमांड बहुत ज्यादा हाई है और खुद कांटेक्ट करके स्टॉक लेने लगे। जब गुजरात में डिमांड बढ़ने लगी, तब ब्रांडिंग ने इसको और बूस्ट दिया। 1975 में ऑल इंडिया रेडियो पर पहली बार इस जिंगल को बजाया गया, सबकी पसंद निरमा, थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा। ये लाइन देश में फाइनली सबकी जुबान पे आ गई। 80s में टीवी पर वो डांसिंग निरमा गर्ल आई और फिर उसके बाद ये ब्रांड आइकॉनिक बन गया। 1985 तक उसका मार्केट शेयर 60% तक पहुंच गया था और ये थी इंडिया की असली कॉस्ट डिस्ट्रप्शन कहानी, जहां साइकिल पे बैठे आदमी के एक आइडिया ने हिंदुस्तान लेवर जैसे जाइंट को हिला दिया। ईयर 2000 के अराउंड सोप सेगमेंट में भी एंट्री हुई, टॉयलेट सोप्स, बेदिंग सोप्स एक्सेट्रा, जहां निरमा ने 15% शेयर हासिल किया। आज निरमा ग्रुप एक डाइवर्सिफाइड कंग्लोमेरेट बन चुका है। डिटर्जेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, सोप्स, सीमेंट, सोडा ऐश। FY 24-25 में कंपनी ने 12,400 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। लेकिन इन सब के बीच में निरमा का क्राउन जूल, निरमा डिटर्जेंट, आज खो सा गया है। बट ऐसा हुआ क्यों? फर्स्ट ब्लो, व्हील। 90s-80s के मिड तक निरमा एक फॉर्मिडेबल ब्रांड बन गया था। मार्केट शेयर 60% के आसपास और हर गली मोहल्ले में उसका जिंगल बजता था। इस सिचुएशन में हिंदुस्तान लीवर ने डिसाइड किया कि अगर सर्फ को बचाना है तो निरमा को सीधा काउंटर करना होगा। उन्होंने एक मिशन बनाया जिसका कोड नेम था स्टिंग स्ट्रैटेजी टू इनहिबिट निरमा's ग्रोथ। HUL की रिसर्च टीम ने निरमा के प्रोडक्ट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किया। 2 से 3 फ्लॉस सामने आए। पाउडर पानी में पूरा घुलता नहीं था, ड्राइंग के बाद कपड़े खुरदुरे लगते थे और इंडस्ट्रियल स्मेल रह जाती थी। काफी लोगों ने स्किन इरिटेशन भी रिपोर्ट किया था। मतलब भले ही प्रोडक्ट अफोर्डेबल था, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस वीक था और यही निरमा की कमजोरी बन गई। HUL ने अपना काउंटर प्रोडक्ट बनाया, व्हील डिटर्जेंट पाउडर को, जो 1988 में लॉन्च हुआ। प्राइस वही जो निरमा का था, लेकिन फॉर्मुलेशन अलग। व्हील के पार्टिकल्स फाइन और सॉल्युबल थे। फ्रेग्रेंस डालने के लिए R&D पे हैवी इन्वेस्ट किया गया था और प्रोडक्ट्स को जेंटल ऑन हैंड्स पोजीशनिंग दी गई थी। गुजरात के सॉल्ट माइंस के पास फैक्ट्री लगाकर रॉ मटेरियल डायरेक्टली सोर्स किया जाता था, जिसकी वजह से कॉस्ट और कम हो गया। फिर मार्केटिंग ने गेम चेंज किया। व्हील ने एड्स में सीधा कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर दिया। उनका टैगलाइन था, आई आस्क फॉर क्लेंजिंग, यू गिव मी इरिटेशन। ये क्लियर ताना था निरमा की तरफ। वहीं पैरेलली सर्फ को रिइंफोर्स करने के लिए उन्होंने ललिता जी कैंपेन चलाया। उस एड में कविता चौधरी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन के कहती थी, समझदार घर वाले सर्फ ही खरीदते हैं, सस्ती चीज और अच्छी चीज में फर्क होता है। विजुअल्स में ब्लू सर्फ पाउडर और येलो चीप पाउडर साइड बाय साइड दिखाया जाता था। सबको समझ आ जाता था कि येलो इज इक्वल टू निरमा।
ये डबल ब्लो इफेक्टिव था। सर्फ अपनी प्रीमियम इमेज मेंटेन कर रहा था, वहीं व्हील ने एकदम से वैल्यू सीकिंग मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। एक इंडस्ट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1990 तक व्हील का मार्केट शेयर 24% तक चढ़ गया, वहीं निरमा 60% से गिरकर 45% पर आ गया। हर गली जहां पहले सर्फ वर्सेस निरमा डिबेट होती थी, वहां अब एक थर्ड ऑप्शन आ गया था, व्हील। ये पहला बड़ा क्रैक था जहां से निरमा का एम्पायर हिलना शुरू होता है। द नॉकआउट पंच। लेट 1980s में एक और प्लेयर स्टेज पर आया और इस बार ये राइवल निरमा को परमानेंट झटका देने वाला था। कानपुर के मुरलीधर और विमल कुमार ने 1987 में लॉन्च किया घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। उन्होंने एक पावरफुल कंज्यूमर इंसाइट पकड़ी। निरमा और व्हील दोनों एक्सट्रीम लो कॉस्ट सेगमेंट में फाइट कर रहे थे, लेकिन इंडिया के मिडिल क्लास तेजी से ऊपर आ रहे थे। इनकम थोड़ी बढ़ गई थी और लोग सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स चाहते थे। घड़ी ने इस एस्पिरेशन को टारगेट किया। प्राइस निरमा से सिर्फ 10 से 20% ज्यादा रखा, लेकिन क्वालिटी काफी बेटर थी। कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली परसीव करने लगे कि ये प्रोडक्ट अगर थोड़ा सा महंगा है तो शायद बेहतर भी होगा। डीलर्स और रिटेलर्स के लिए भी घड़ी एक जैकपॉट था। उन्हें एक्स्ट्रा 10% मार्जिन मिलता था, मतलब दुकान वाले खुद कस्टमर्स को बोलते थे कि निरमा छोड़ो, ये घड़ी ले लो। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी शार्प था। कंपनी ने एक 200 किलोमीटर रेडियस पॉलिसी रखी, मतलब हर बड़े मार्केट के 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या डिपॉजिट सेटअप होता था। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम, शेल्फ्स पर हमेशा स्टॉक अवेलेबल और रिटेलर का कैश फ्लो स्मूथ। और फिर ब्रांडिंग ने मैजिक कर दिया। घड़ी का जिंगल पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे ने मास अपील बना ली। जिंगल के रिपीटिशन और सिंप्लिसिटी ने प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचा दिया। वर्ड ऑफ माउथ ऑर्गेनिकली ग्रो करता गया, स्पेशली यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे हार्टलैंड स्टेट्स में। रिजल्ट 2000 के आसपास तक घड़ी ने ना सिर्फ व्हील को चैलेंज किया बल्कि निरमा को पीछे ढकेल दिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2014 के बाद घड़ी इंडिया का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन गया, जो आज भी 18 से 20% से ऊपर मार्केट शेयर मेंटेन करता है। निरमा के लिए ये एक साइकोलॉजिकल ब्लो भी था। व्हील से कंपटीशन एक मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ था, जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन घड़ी एक देसी ग्रास रूट ब्रांड था, जो निरमा की तरह ही स्मॉल टाउन से उठी हुई कहानी थी। मतलब वो फॉर्मूला जिसने कभी निरमा के लिए काम किया था, अब किसी और ने उसे यूज करके निरमा को ही पीछे छोड़ दिया। ये वो नॉकआउट ब्लो था जहां से निरमा कभी भी प्रॉपर्ली रिकवर कर ही नहीं पाया। निरमास रॉन्ग बेट्स। 1990s के बाद निरमा एक टर्निंग पॉइंट पे था। व्हील और घड़ी ने मार्केट में प्रेशर बना दिया था और इस प्रेशर में उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया, प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री। लॉन्च हुआ निरमा ब्लू। प्रॉब्लम ये थी कि कंज्यूमर के दिमाग में निरमा इज इक्वल टू सस्ती क्वालिटी वाला डिटर्जेंट। जब एक ही नाम के साथ प्रीमियम प्रोडक्ट आया तो कस्टमर्स ने उसे भी चीप वर्जन ही समझा। रिजल्ट, निरमा ब्लू टिक ही नहीं पाया। यहाँ पर एक बेसिक ब्रांडिंग लेसन मिस हुआ जो HUL समझ गया था। उन्होंने सर्फ और व्हील को अलग रखा ताकि दोनों की परसेप्शन क्लियर हो। सर्फ एक प्रीमियम ब्रांड था और व्हील एक अफोर्डेबल ब्रांड। 2000s में निरमा के लिए कंपटीशन और भी टफ हो गया। ग्लोबल जाइंट्स जैसे P&G, टाइड ने इंडिया में अपने आप को एग्रेसिवली पुश किया, प्रीमियम और मिड सेगमेंट दोनों कैप्चर करते हुए। उसके बाद पतंजलि जैसे देसी प्लेयर्स ने अपना नेचुरल एंड हर्बल पोजीशनिंग लेकर रूरल और प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया। रिसेंटली तो D2C और ई-कॉमर्स प्लेयर्स ने भी मार्केट डायनामिक्स बदल दिए। आज Amazon बेसिक्स और लोकल प्राइवेट लेबल्स तक डिटर्जेंट बेचने लगे हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि निरमा की एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी भी अटकी रही। वॉशिंग पाउडर निरमा जिंगल को 30 साल तक रिपीट किया गया। जब तक गाना नॉस्टैल्जिक था तब तक चला, लेकिन नई जनरेशन के लिए सेम सॉन्ग आउटडेटेड और अनोइंग बन गया। एक सर्वे भी कंडक्ट किया गया बाय समसिका मार्केटिंग कंसल्टेंट्स, जिसमें निरमा टीम को वार्निंग दी गई कि कस्टमर्स अब एम्बैरस फील करते हैं निरमा यूज करते हुए, पर ब्रांड ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। ये गलती क्लियर हुई निरमा एडवांस के लॉन्च में। 2017 में उन्होंने ऋतिक रोशन को ब्रांड फेस बनाया और एड में मैसेज था न्यू एज दाग के लिए ट्रस्ट निरमा एडवांस, लेकिन कंज्यूमर कनेक्ट ही नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ऋतिक और डिटर्जेंट कैटेगरी भी मिसमैच था और इसलिए फाइनली ये कैंपेन भी फेल हो गया और प्रूफ बन गया कि ब्रांड ने अपना पल्स खो सा दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद जब निरमा का डिटर्जेंट बिजनेस गिर रहा था, तब निरमा ने सोडा ऐश और सीमेंट में अपना एम्पायर बना लिया था। आज नुवोको विस्टास इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनीज में से एक है। वहीं दूसरी ओर निरमा यूनिवर्सिटी ने उनके नाम को एजुकेशन सेक्टर में अलग ही पहचान दी। लेकिन कंज्यूमर का दिमाग में वॉशिंग पाउडर निरमा गाना अब सिर्फ एक हल्का सा रिमाइंडर बन गया है। द बिगर लेसन। निरमा की स्टोरी डेफिनेटली एक ब्रांड के राइज एंड फॉल की स्टोरी है,
पर उसमें कुछ लेसन्स भी छुपे हैं। इंडिया जैसा मार्केट फास्ट इवॉल्व करता है। 1980s में मिडिल क्लास के लिए लो कॉस्ट डिटर्जेंट एक रेवोल्यूशन था, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ी, कस्टमर्स ने चीप से वैल्यू फॉर मनी और एस्पिरेशनल ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। निरमा इस शिफ्ट को समझ ही नहीं पाया। जहां व्हील और घड़ी ने सही टाइम पर रीपोजिशनिंग और प्रोडक्ट इनोवेशन किया, निरमा अपने पुराने इमेज में अटका रहा। ब्रांडिंग और कंज्यूमर परसेप्शन को इग्नोर करके उन्होंने सब लूज कर दिया। ये लेसन्स सिर्फ डिटर्जेंट तक लिमिटेड नहीं है। आज भी आप देखो, मोबाइल फोन्स, फूड डिलीवरी एप्स, इवन फिनटेक, जो ब्रांड अपने कस्टमर की बदलती साइकोलॉजी नहीं समझता, वो मार्केट शेयर लूज कर देता है। और हाँ, अगर आप पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज रीपेमेंट का इशू फेस कर रहे हैं, तो विजिट करिए expertpanel.org, एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी, जिनके एक्सपर्ट्स ने 35,000 से भी ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। मैं आपसे मिलता हूं एक और नई स्टोरी के साथ, एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।